Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 2, Physics and Mathematics. इस चैप्टर का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को और उस कंसेप्ट का नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो भी चैप्टर है ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक टाइप का मैथ होगा, ओके। अगर मैथ्स के कंसेप्ट जितने रिक्वायर्ड है उतने हमें समझ में आते हैं तो ही फिजिक्स के कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में आते हैं तो ही हम एमसीक्यूज अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना मैथमेटिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट, अगर आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है आपको। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना मैथमेटिक्स को आपको आना चाहिए। तो मैं 100% कंसेप्चुअल रखूँगा पूरा लेक्चर्स मेरे, ओके। आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली वेक्टर्स और स्केलर्स क्या है। अब यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स ये जो भी है, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स व्हाट, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सो फिजिकल, व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़। जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम एक्चुअल मेजर करते हैं। The measurable quantities are called as physical quantities. To understand this physical quantities, let us consider this is a example. यहाँ पे हम एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं। ये ब्लॉक जो भी है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने रख दिया। सो दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस। जब भी इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा सो दैट मूवमेंट कैन बी डन विदाउट एनी फ्रिक्शन, ओके। सो ये जो भी ब्लॉक है, मान के चलिए इस ब्लॉक का मास है m। अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू f। अब इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का मोमेंट होगा, ओके। ये ब्लॉक आगे जाएगा। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा उस सिचुएशन में इस ब्लॉक का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा v, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा a, इस ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा s जब हम t इतने टाइम तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके। हम यहाँ पे एक स्टडी कर रहे हैं एक केस को जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक ब्लॉक के ऊपर जिसका मास है m, उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ब्लॉक का मोमेंट होगा। अब जब मोमेंट हो रहा है उस वक्त किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो भी वेलोसिटी है इट इज अ v is called as an instantaneous velocity, a is the acceleration, s is the displacement in time t। अब यहाँ पे हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं तो इतने सारे पैरामीटर्स को हमें मेजर करना पड़ता है। सो दिस मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। These are the physical quantities। अब यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमें एक्चुअल मेजर करना होता है। फर्स्ट वन इज अ फोर्स। आप कितना फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ओके। तो हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, 10 न्यूटन। अब मान के चलिए कि इस ब्लॉक का मास जो भी है इट इज इक्वल टू 2 kg। अब मास भी हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स को हम मेजर कर रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स इतना दे रहे हैं हम करके, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कितना है ड्यूरिंग मोशन, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, ओके। सो मान के चलिए कि इस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज इक्वल टू 5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का हो रहा है। ओके, अब इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी इज अ टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी क्वांटिटीज है जिनको हम एक्चुअल मेजर कर सकते हैं, फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल टाइम हो गया। सो दिस ऑल क्वांटिटीज आर अ मेजरेबल क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड एज एन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते वक्त यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करते वक्त हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे कि मास है। सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, विच हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड। तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए उसका कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए। अब मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, जैसे कि इस केस में हमने एक ब्लॉक लिया है, उस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg हो गया, यानी उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो उस फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं देखता हूँ फोर्स, अगर ये जो भी फोर्स है जो हम इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब ये 10 न्यूटन जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, ये डायरेक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो 2 चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, सेकेंड वन इज किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यानी ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, सेकेंड वन इज किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है। ओके, सेकेंडली अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ये भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। उसके बाद अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ टाइम, सो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि किस डायरेक्शन में टाइम हो रहा है ये हम कभी डिस्कस नहीं करते। कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और कितने देर के लिए अप्लाई कर रहे हो इस ब्लॉक के ऊपर, सो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब 10 सेकंड, जब मैं टाइम की बात करता हूँ 10 सेकंड हो गए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमें डायरेक्शन पता नहीं होता, यानी टाइम किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो नहीं रहता। ओके, सो टाइम जो भी है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली द मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट जो भी है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर वो डिस्प्लेस हो चुका है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो चुका है। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। मास, ओके, अगेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इस डिस्कशन के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, या ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो on the basis of this one we can differentiate here 2 types of physical quantities. The first one is a scalar quantities. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude. Okay, ऐसे physical quantities जिनको सिर्फ magnitude होता है और उतने magnitude से हम उसकी complete information दे सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर, उसके बाद एनर्जी, लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, चार्ज, पोटेंशियल, टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन। तो ये जो भी क्वांटिटीज है, दीज क्वांटिटीज आर अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, या हमको उनको सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड अगर पता है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अगर सेकंड टाइप की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, दीज आर कॉल्ड एज एन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड along with direction, so मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, मोमेंटम, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर मोमेंटम हो। So these are the physical quantities which has direction as well as a magnitude. So such type of physical quantities are called as a vector quantities या vector physical quantities. So these are the scalar quantities, these are the vector quantities. Okay, concept clear? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इनको कैसे हम नोट करेंगे, कैसे नोटेशन होगा इसका और कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है कि वेक्टर्स को, अब हमें स्केलर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, अब हमें सिर्फ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है मुझे, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्लॉक है, मान के चलिए इस सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया जिस ब्लॉक का मास है 5 kg। ओके, अब दूसरा ब्लॉक मुझे रखना है, जो भी दूसरा ब्लॉक है वो ब्लॉक कुछ इस तरीके का है, इसका मास है 3 kg। अब मैं इस 3 kg को इसके ऊपर रखूंगा तो टोटल सिस्टम का मास कितना बनेगा, 3 + 5 = 8 kg। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे रख रहा हूँ तो कंप्लीट सिस्टम की मास कितना हो रहा है, 8 kg। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 kg और 3 kg को ऐड कर दिया। ओके, 3 + 5 = 8। तो यहाँ पे हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है उनकी एडिशन जो भी होता है वो सिंपल अलजेब्रा से हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इस डायरेक्शन में किसी ने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में किसी ने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 0, नो डाउट। अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी ने अगर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, मान के चलिए कि 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। ओके, अब यहाँ पे नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कितना एक्ट होगा, ये पहला फोर्स है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड फोर्स है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या यहाँ पे 20 न्यूटन होगा। द आंसर इज दैट नॉट, यहाँ पे 20 न्यूटन नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। तो यहाँ पे इन दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करेंगे, सो फॉर दिस वी विल यूज द वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अब वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो इतना याद रखिएगा कि इस केस में जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं 10 न्यूटन + 10 न्यूटन, वो 20 न्यूटन नहीं होता है, वो डिपेंड होता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज अ वेक्टर नोटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पहले एक पार्टिकल ए पॉइंट पे था और वो पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, लाइक दिस वन। ओके, ए से लेके बी तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी बनेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है। अगर इन दोनों में का डिस्टेंस जो भी है, ओके, अगर वो 5 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे नोट करेंगे, तो एस जो भी होगा उसके ऊपर हम एक एरो रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस एरो इट रिप्रेजेंट द वेक्टर नोटेशन. ओके, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर हम एरो रिप्रेजेंट कर देंगे. अगर यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई किया होता तो फोर्स के ऊपर हम एरो रिप्रेजेंट कर देते. सो दिस इज अ नोटेशन, वेक्टर नोटेशन. कभी कभी ऐसे भी वेक्टर नोटेशन होता है कि ए से स्टार्ट हुआ था बी तक. ओके, सो ए बी लिख के उसके ऊपर भी एरो दिया जाता है. सो दिस इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये नोटेशन में इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, लाइक दिस वन. ओके, अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. कुछ कुछ किताबों में जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसे न दिखाते हुए, यानी एस और उसके ऊपर एरो न दिखाते हुए, उसी इसको थोड़ा ब्रॉड इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ कुछ किताब में ब्रॉड इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर बोल्ड है वो सिंबल तो समझ जाइए कि वो वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ए से स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हुआ, तो यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, एक लाइन का सेगमेंट ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक एरो देना है. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वेक्टर. सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए पॉइंट से. द ए इज कॉल्ड एज एन इनिशियल पॉइंट. ओके, और दिस इज अ टर्मिनेटेड पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट. तो यहाँ पे एरो जो भी है फाइनल पॉइंट पे रहेगा. सो दिस जो भी लाइन सेगमेंट है विद एरो, दिस इज कॉल्ड एज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. और इसको, इस एरो को हम कहेंगे हेड, और ये जो भी होता है दिस इज कॉल्ड एज एन टेल. ओके, सो इनिशियल पॉइंट को हम टेल कहेंगे और इसको हम हेड कहेंगे. तो इतना याद रखना है आपको. सो इन दिस वे, अब इस सेगमेंट का जो भी लेंथ है इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, अगर मुझे 15 सेंटीमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना है उसी डायरेक्शन में. ओके, ये डायरेक्शन कैसा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लाइक दिस वन, वेस्ट टू ईस्ट. ओके, तो उसी डायरेक्शन में अगर मुझे 15 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो मैं कुछ इससे 3 टाइम्स ज़्यादा लूँगा, लाइक दिस वन. ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज द फाइनल पॉइंट, बी. सो ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर. ये इससे 3 टाइम्स बड़ा है ऐसे. ओके, सो ये जो भी था वेक्टर नोटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे. सॉरी, उसके पहले यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. अब 2 वेक्टर्स में का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 वेक्टर में का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए एक कंडीशन है कि 2 वेक्टर्स जो भी दिए हैं उन दोनों वेक्टर्स में का एंगल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है उन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट हमें सेम करना है. ओके, इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दोनों वेक्टर्स आउटपुट होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है. अब ऐसी कंडीशन अगर है उसके बाद उसमें 2 एंगल यहाँ पे हमें दिखेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हैं, फर्स्ट वेक्टर इज दिस वन, सेकंड वेक्टर इज दिस वन. अब इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट अगर हम देखते हैं, सो दिस इज दैट इनिशियल पॉइंट. ओके, अब दोनों वेक्टर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है. अब सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों में वेक्टर्स में अगर हम एंगल देखते हैं तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन. ओके, थीटा डैश. अब इन 2 वेक्टर्स में का एंगल क्या थीटा है कि थीटा डैश है, द आंसर इज दैट थीटा. जो भी स्मॉलर एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल हमें यहाँ पे देना है. सो दिस स्मॉल एंगल दैट इज अ थीटा इज अ एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स. अगर ये ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में का एंगल जो भी है वो है थीटा. ओके, 2 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा. फर्स्ट कंडीशन, उनके जो भी 2 वेक्टर्स है उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी दोनों के टेल
दोनों वेक्टर्स के टेल्स मैच होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। ओके, और सेकंड कंडीशन है उन दोनों वेक्टर्स में जो भी स्मॉलर एंगल बनेगा दैट इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं? दिस इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का टेल पॉइंट जो भी है ओके वो मैच हो चुका है यहाँ पे। द आंसर इज दैट यस। तो इनमें जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, इट इज अ 90 डिग्री। अगर थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सो दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर बी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों वेक्टर में का एंगल कितना होगा? सो इस साइड अगर मेजर करते तो ये 180 डिग्री हो रहा है, इस साइड अगर हम मेजर करते तो ये भी 180 डिग्री हो रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल एंगल आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना होगा बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? इट इज अ 180 डिग्री। इस केस में अगर हम देखते हैं तो आउटर साइड में जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे इट इज अ 270 डिग्री, लेकिन हमें स्मॉलर एंगल लेना है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो भी एंगल बनेगा इट्स अ 90 डिग्री। सो यहाँ पे इट इज अ लेस देन 90 डिग्री। थर्ड केस, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर में का एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर यहाँ पे इस केस में अगर ये एंगल दिया होता, मान के चलिए कि ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो बिटवीन ए वेक्टर और बिटवीन बी वेक्टर क्या एंगल 120 डिग्री होगा? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन जो भी है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। पहली कंडीशन क्या था? पहली कंडीशन ये था कि दोनों के टेल्स एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो ये जो भी वेक्टर है, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे, सो ये दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं आए, हमें वो करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करेंगे, सो इस वेक्टर को हम आगे शिफ्ट करेंगे या इस वेक्टर का एक इक्वल वेक्टर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। सो इस वेक्टर का इक्वल वेक्टर मैं अगर यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, दिस इक्वल वेक्टर इज लाइक दिस वन, सो दिस इज अ बी वेक्टर। हमें उतने ही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में वेक्टर आगे ड्रॉ करना है, उसी लाइन में। ओके, अब ये जो भी बी वेक्टर है या बी डैश वेक्टर है, सो दिस इज द इक्वल वेक्टर ऑफ दिस बी वेक्टर। अब बी डैश वेक्टर जो कि हम बी वेक्टर कहेंगे, सो ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों के टेल यहाँ पे मैच हो गए, और ये जो भी स्मॉलर एंगल है, दिस स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? सो ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये पूरा 120 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, उसमें से 120 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इट शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह अगर दो वेक्टर्स डिफरेंट जगह पे दिए हैं और इन दोनों का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट, अगर इसको हम ए वेक्टर कंसिडर करते हैं और इसको हम बी वेक्टर कंसिडर करते हैं, तो एक तो बी वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए लाइक दिस वन, ये एक ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बी वेक्टर, इसका ही इक्वल वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। सो ये जो भी एंगल बनेगा दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। या दूसरा चॉइस है आपके पास, बी वेक्टर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है लाइक दिस वन, सॉरी ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करना है लाइक दिस वन, दिस इज द ए वेक्टर। तो इन दोनों में जो भी एंगल बनेगा दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। इस तरीके से आप दो वेक्टर्स में का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कंडीशन दो ये, फर्स्ट वन इज उनके टेल्स मैच होने चाहिए, यानी कोई इनिशियल पॉइंट जो भी होगा वहाँ पे उनके टेल्स आना चाहिए इनिशियल पॉइंट पे। सेकंड कंडीशन है जो भी उन दोनों में उस सिचुएशन में स्मॉलर एंगल बनेगा दैट इज अ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। सो मान के चलिए दीज आर द टू वेक्टर्स, दिस इज द ए वेक्टर, दिस वन इज अ बी वेक्टर। ओके, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है
अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इन दोनों वेक्टर्स की फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तब जाके इन दोनों वेक्टर्स को हम कहेंगे दीज आर द टू इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, सो दिस इज द फोर्स वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। सेकंड वेक्टर जो भी है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है? द आंसर इज दैट यस। इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? पहले वेक्टर का, फोर्स वेक्टर का 10 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 10 यूनिट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, ओके। क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है? यस, दोनों के डायरेक्शन हमें दिख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। कैसे दिख रहा है हमें? वेस्ट टू ईस्ट। दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। क्या है ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे? द आंसर इज दैट नो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहला जो भी वेक्टर है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो भी वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है दोनों के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम ये फोर्स लेते 10 न्यूटन तो डेफिनेटली दोनों का मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है यहाँ पे? 10 न्यूटन या 10 यूनिट। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ओके। और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन इक्वल वेक्टर्स। हमेशा याद रखिएगा इक्वल वेक्टर्स ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल वेक्टर्स को, पैरेलल वेक्टर्स, ओके। सो विच टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन पैरेलल वेक्टर्स? अब यहाँ पे पैरेलल आ गया, पहले इक्वल था, अब पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन शुड बी सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलिए कि दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, सॉरी 20 मीटर, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। फर्स्ट जो भी वेक्टर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। सेकंड जो भी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर है। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। और इक्वल वेक्टर में डिफरेंट सिचुएशन था, पैरेलल वेक्टर में एक ही कंडीशन है कि उनके डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ओके। अगर किसी भी दो वेक्टर्स है उनके डायरेक्शंस अगर सेम है तो उन दोनों वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। यहाँ पे ये दो वेक्टर्स है, इनके डायरेक्शन सेम है, इनके मैग्नीट्यूड भले डिफरेंट है, भले फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, लेकिन ये दो वेक्टर्स जो भी है दीज आर दी पैरेलल वेक्टर्स। ये एक पे को पैरेलल है इसलिए हम इनको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। तो कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे? देखिए, सोचिए, ओके। क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे? अगर दो पैरेलल वेक्टर ऐसे है कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो दोनों पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे? या दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर्स होते हैं क्या? इसका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे हम दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, दीज आर द टू वेक्टर्स। अब
आपको इससे ही पता चल रहा होगा कि एंटी पैरेलल, यानी डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, दो वेक्टर्स के अपोजिट। ओके, सो ये वेक्टर जो भी है, दिस इज द ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसा है, और ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू दिस है। सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दोनों के डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होना चाहिए। ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज। किस फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है क्या। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ यूनिट वेक्टर। जब हम बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज के लेक्चर में इनिशियली हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, सो सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है? ओके, सो जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू जीरो यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जीरो वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से मान के चल 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और अपोजिट डायरेक्शन में मैं 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन से हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स जो भी है ना, ओके, ये वाला और ये वाला, दीज आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अब यहाँ पे पहला फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा बेटा? नेट फोर्स जो भी एक्ट होगा, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? जब हम दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 0 एक्ट हो रहा है। तो नेट फोर्स जो भी 0 एक्ट हो रहा है, उसको हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग, जो भी जीरो वेक्टर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो 0 आ रहा है, व्हाट्स ओवर डायरेक्शन। अगर 10 न्यूटन इधर से अप्लाई किया, 10 न्यूटन इधर से अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? द आंसर इज दैट वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो भी जीरो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। ओके, डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सो जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 यूनिट, और उसका डायरेक्शन ये डिफाइन नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो भी नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो 0 रहता है, इसलिए हमने जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव वेक्टर। बहुत इजी है। अगर कोई वेक्टर है, ओके, मान के चलिए कि फोर्स वेक्टर दिया है 10 न्यूटन, वो वैसे इस तक डायरेक्शन में हमने दिया है। अब यहाँ पे इसका एक नेगेटिव वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो नेगेटिव वेक्टर कैसे होगा? जस्ट अपोजिट टू दिस वन। ओके, सो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा उसका? अपोजिट। सो इसको हम F डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी कैन से दैट F डैश इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ F। ओके, F डैश जो भी है वो नेगेटिव वेक्टर है और F का। सो दिस इज अबाउट द नेगेटिव वेक्टर। बहुत ये छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन बहुत काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, इसको हम को इनिशियल वेक्टर्स भी कहा जाता है।
ओके, सो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं कि एक सिचुएशन है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर, दिस इज द थर्ड वेक्टर, दिस वन इज द फोर्थ वेक्टर, दिस वन इज द फिफ्थ वेक्टर. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. कितने वेक्टर्स यहाँ पे? 5 वेक्टर्स है. क्या पांचों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है क्या? द आंसर इज दैट यस, कि पांचों वेक्टर्स जो भी है एक ही जगह से निकल रहे बाहर. सो दिस आर द इनिशियल वेक्टर्स. सो दिस आर कॉल्ड एज एन कॉन्करेंट वेक्टर्स. सो ये सभी पांचों के पांचों वेक्टर्स जो है वो कॉन्करेंट वेक्टर्स है. अब यहाँ पे छठवां वेक्टर्स निकाल लेता हूँ मैं, लाइक दिस वन. छठवां वेक्टर यहाँ से निकाल लेता हूँ ऐसे. ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ वेक्टर. क्या फिफ्थ और सिक्स्थ वेक्टर, फिफ्थ वेक्टर और सिक्स्थ वेक्टर एक कॉन्करेंट वेक्टर है क्या? द आंसर इज दैट नॉट. ओके, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है. क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है क्या? यस, दीज आर द कॉन्करेंट वेक्टर्स. तो कॉन्करेंट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स का अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उन सभी वेक्टर्स को हम कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, को प्लेनर वेक्टर्स. इनका बहुत ज़्यादा काम हमें आगे जाके होने वाला है. सो व्हाट आर द को प्लेनर वेक्टर्स? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस. ओके, अब इस प्लेन में अगर हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, दिस इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर. अब क्या ये दोनों वेक्टर्स क्या वो को प्लेनर है क्या? द आंसर इज दैट यस. को प्लेनर वेक्टर मीन्स वो एक ही प्लेन में होना चाहिए. वो अभी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. ओके, अब तीसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज द सी वेक्टर. अब देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं. सो दिस ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन को प्लेनर वेक्टर्स. इनको क्या कहेंगे हम? को प्लेनर वेक्टर्स. अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक दिस वन, जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे इस प्लेन में आ रहा है. सो दिस इज अ जेड एक्सिस, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस. तो अगर कोई वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जेड एक्स प्लेन में, ओके, सो ये वेक्टर और ये तीनों वेक्टर, सभी वेक्टर्स यानी डी वेक्टर जो मैं एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो भी प्लेन आपको दिख रहा है इसमें, तो क्या ये चारों वेक्टर्स को प्लेनर है क्या? द आंसर इज दैट नॉट. क्योंकि ये तीन वेक्टर्स जो भी है वो एक्स वाई प्लेन में है और ये जो फोर्थ वेक्टर जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो एक्स जेड प्लेन में है. तो मेरा ये कहना है कि अगर एक ही प्लेन में है, भले ही इनका इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर वो सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो सभी के सभी वेक्टर्स को हम कहेंगे को प्लेनर वेक्टर्स. चाहे मैं यहाँ पे कितने भी वेक्टर्स ड्रॉ करूँ, ये सभी वेक्टर्स जो भी है वो एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे. Okay, so these all are the coplanar vectors. The last point. अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कोप्लेनर वेक्टर्स आप देख सकते हो. बहुत ही बढ़िया है ये. तो यहाँ पे देखिए, ओके, अब देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये डिफरेंट प्लेन है. ओके, सो ये ए या अल्फा और बीटा ये दो वेक्टर्स है, वो इस प्लेन में है. ये जो दिख रहा है आपको ये प्लेन में है. अब इस प्लेन में अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, सो इसमें देखेंगे तो ये जो भी वेक्टर है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों वेक्टर्स जो भी है ये इस प्लेन में अवेलेबल है. लेकिन ये म्यू, ओके, ये गामा और ये पी, सो ये तीनों वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में आपको यहाँ पे दिखेंगे. सो दिस थ्री आर नॉट अ को प्लेनर वेक्टर. इनको ध्यान से देखिएगा, दिस थ्री आर द नॉट को प्लेनर वेक्टर. ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में हैं, ये जो भी प्लेन दिख रहा है आपको, ओके, दिस आर दी को प्लेनर वेक्टर्स. ये दोनों इस प्लेन में अवेलेबल है, दिस आर दी को प्लेनर वेक्टर्स. ये दोनों एक प्लेन में हैं और ये दोनों अलग प्लेन में हैं. ओके, ये कॉमन है, सभी प्लेन में आ रहा है ये वेक्टर. तो ये दोनों अगर देखते हैं तो इस प्लेन में आ रहा है, ये दोनों अगर आप देखते हैं तो इस प्लेन में आ रहा है. लेकिन तीनों वेक्टर्स जो भी है ये को प्लेनर नहीं है. ये दोनों को प्लेनर वेक्टर्स है वो इस प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं. ये वाला और ये वाला इस प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं. ये जो भी प्लेन दिख रहा है आपको ये खड़ा हुआ,
वर्टिकल, ओके। लेकिन ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, ये दो कोप्लेनर है, ये दो कोप्लेनर है, लेकिन तीनों अगर देखेंगे तो तीनों कोप्लेनर नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बहुत ईजी है। अगर दो वेक्टर्स है, अगर दो वेक्टर में का एंगल, ओके, दिस इज अ ए वेक्टर, दिस वन इज अ बी वेक्टर, अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री अगर आ रहा है, सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ओके। कोई भी दो वेक्टर्स है, अगर दोनों में एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है, सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स, ओके। सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी बेसिक पॉइंट्स है वेक्टर्स के, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन वेक्टर्स, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन स्केलर्स, ओके। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे हैं, उसके बाद दो वेक्टर्स में का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और इसी के बेसिस पे एक वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उस वर्कशीट को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। वो वर्कशीट ऐसे बनाया गया है कि आपको ये कंसेप्ट कितना समझ में आया, ओके। अगर कंसेप्ट अच्छे समझ में आए तो ही वर्कशीट आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे होता है और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, ओके। वो किताबों में हमें जनरली नहीं मिलता है। अगर वो एक बार चीज़ समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में जितने भी कंसेप्ट्स है फिजिक्स के, सभी के सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो उस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है, और ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो कि कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके उनको अगर अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली ये जेडब्ल्यू मेन से एडवांस क्या है आपके सामने कुछ नहीं है। फिजिक्स में अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।